नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत की बात सच्चाई के साथ और मैं हूं आपके साथ अजीत। क्या भारतीय राजनीति दलित, सवर्ण, अगड़ी पिछड़ी और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जैसे खांचों से अब धीरे धीरे आजाद हो रही है? यह सवाल इसलिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कुछ ऐसे ही संदेश दिए हैं। इसके अलावा भी जिस तरह हाल में दूसरे चुनाव में जनता ज्यादातर किसी एक पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत देती दिखी है, दलों की जिम्मेदारियां तय करती, उन्हें सत्ता से बेदखल करती या फिर सत्तासीन करती दिखी हैं, उसमें जनता के आपस में बटे होने का परंपरागत जो ढांचा था वो टूटता दिखा है। दरअसल हमारा विस्तृत भारतीय समाज कई खांचों में बटा हुआ है, जिसे राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपने अपने वोट बैंक में बदल लिया था। क्या वोट बैंक का वो समीकरण अब टूट रहा है? क्या लगातार जागरूक होता वोटर धर्म, जाति, क्षेत्रवाद सबसे बाहर निकल रहा है? आगे बिहार, बंगाल और यूपी में यह सिलसिला क्या बढ़ेगा या ये केवल दिल्ली तक ही सीमित है? करेंगे इन सब पर चर्चा। देखिए सच्चाई के साथ सियासत की बात। दिल्ली के नतीजों ने कई जमे जमाए राजनीतिक मानदंड तोड़ दिए हैं, जो यकीनन उन राजनीतिक खेमों के लिए चिंता की वजह बने हैं जो अब तक एक ढर्रे पर ही राजनीति करते आए हैं। फिर चाहे वो जाति की राजनीति हो, धर्म की राजनीति हो या फिर लंबे चौड़े आदर्शों की। जनता ये साफ संकेत दे रही है कि उसे अब भाषण नहीं, रिजल्ट चाहिए। दिल्ली विधानसभा के नतीजों ने राजनीतिक दलों के सामने देश की उस बदलती सोच की तस्वीर रखी है जिसे समझना मौजूदा वक्त में बेहद जरूरी है। उनके लिए भी जिन्होंने कामयाबी हासिल की है और उनके लिए भी जो नाकाम रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के नतीजे सिर्फ चुनावी नतीजे भर नहीं है, बल्कि ये आईना है उस बदलती सियासत का जिसके दायरे में परंपरागत राजनीति के तमाम मानदंड ध्वस्त हो रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिस तरह दलित, अल्पसंख्यक, व्यापारी, मध्यम वर्गीय हर तबके का समर्थन मिला है, उसने साफ कर दिया है कि अब सांप्रदायिकता और विचारधारा जैसी बातों का जनता के लिए कोई मतलब नहीं रह गया। अब जनता को रिजल्ट चाहिए, जिसके लिए वो डायरेक्ट हिसाब कर रही है। देश में जाति का चक्र टूट रहा है, धर्म के दायरे सिमट रहे हैं। अब दलित और अल्पसंख्यक ये बता रहे हैं कि वो सिर्फ वोट बैंक नहीं है। अब चुनावी नतीजे पैसे से नहीं बल्कि एजेंडे से तय होंगे। अब पारदर्शिता की बात करने वाले ही टिकेंगे। अब गठबंधन के नाम पर बहाना नहीं चलेगा। बीते कुछ सालों में जनता का मिजाज तेजी से बदला है। अब जनता पूर्ण बहुमत दे रही है ताकि अगली बार कोई बहानेबाजी ना चले। यूपी में साल 2007 में मायावती को पूर्ण बहुमत मिला था। साल 2012 में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और जब देश का चुनाव आया तो जनता ने 2014 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दे दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला, लेकिन बात जब दिल्ली के चुनाव की आई तो जनता ने एक बार फिर अपने बदले मिजाज को स्थापित कर दिया। महज 8 महीने पहले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 60 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाने वाली बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई और जीत उसे मिली जिसने अवाम के सामने यह स्थापित किया कि वो उनके सपने पूरे कर सकता है, वो उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकता है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बीजेपी के ही हथियार से हराया है, लिहाजा चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने ज्यादा है। तो वही सतर्क उन्हें भी रहना होगा जो बीजेपी के इस हार पर ताने मार रहे हैं, क्योंकि आखिरकार बदलती सियासत की सबसे बड़ी कीमत उन्होंने ही चुकाई है। बावजूद इसके खुद को बदलने को अभी भी तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रोफेसर के मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, वाराणसी से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर के मिश्रा। आपको क्या लगता है, क्या जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, इन सब खांचों में जो बटा हुआ राजनीतिक एक वर्ग था, एक राजनीतिक परंपरा सी थी पहले से जो चली आ रही थी, वो परंपरा कितनी और कैसे टूटती हुई आपको जान पड़ती है? देखिए, वैश्वीकरण का जब भारत में युग आया तो वैश्वीकरण ने 2 चीजों को आगे बढ़ाया। एक तो सामाजिक परिवर्तन की स्थिति बदली, दूसरे सामाजिक मूल्यों की स्थिति बदली। सामाजिक मूल्य अब नैतिक मूल्य नहीं रह गए, सामाजिक मूल्य अब लोगों की सुविधाओं से जुड़ गए। लोगों की सुविधाएं और आकांक्षाएं बढ़ी हैं। अब लोग भौतिकवादी युग की तरफ जा रहे हैं। उनको उन सारे सपने मिलने चाहिए जो सपने किसी एक आम आदमी को आधुनिक बनने या सुविधाजनक होने के लिए आवश्यक हैं। राजनीतिक दलों की यह
राजनीतिक दलों का दायित्व है कि आम आदमी के सपनों को पूरा करे। आखिर में भारत लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। जनता को जो उसकी महत्वाकांक्षा है, जनता को जो आकांक्षा है, उनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको शिक्षा, उनको स्वास्थ्य, उनको सामाजिक परिवेश में आगे बढ़ने की संकल्पना, उनका गौरव, उनका सम्मान, ये सारे के सारे तत्व राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजनीतिक दल ही एकमात्र ऐसा माध्यम इस देश में बसते हैं। यानी आप जो कह रहे हैं प्रोफेसर मिश्रा, आप जो कह रहे हैं इसमें यह बात ज्यादा है कि भौतिकवाद इसके पीछे बड़ी वजह है और ऐसा हो रहा है। आप मान रहे हैं कि यह बदलाव हो रहा है, परंपरागत स्वरूप जो खांचा था टूटा है और परंपरागत स्वरूप अब बदल रहा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शर्मा लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञानेंद्र जी। क्या आप भी मानते हैं कि परंपरागत स्वरूप जो है राजनीति का हमारे देश में, चाहे वो क्षेत्रवाद से प्रभावित होने वाला हो, जातिवाद, धर्मवाद वगैरह से, भाषा से प्रभावित होने वाला, उन सब के खांचे टूट रहे हैं, और अगर टूट रहे हैं तो कितने और कैसे? ज्ञानेंद्र जी देखिए, दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव हुआ है जी, उसने एक झटके में, दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसने एक झटके में पुराने सारे मापदंड, वो मापक और बाट तोड़ के फेंक दिए हैं जिनके आधार पर हम लोग चुनावों का विश्लेषण किया करते थे जी। जब चुनाव हुआ दिल्ली विधानसभा का, तो ना तो कोई जाति समीकरण दिख रहे थे, ना कोई धार्मिक ध्रुवीकरण था, ना कोई माफियाबादी चल रही थी, ना कोई विधानसभा क्षेत्रवार क्षेत्रीयता चल रही थी। कहीं ये जितने सेट मानदंड हैं ये सब के सब नदारत थे जी। और इसीलिए जो उम्मीदवार खड़े हुए थे, ये उम्मीदवार, उनमें ना तो कोई ब्राह्मण था, ना कोई ठाकुर था, ना कोई वैश्य था, ना कोई जैन था, ना कोई मुसलमान था, और ना ही कोई दलित था। सिर्फ उम्मीदवार थे, क्योंकि जाति समीकरण और उसका गुणाभाग एकदम नदारत था। हम लोग अपने उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश में ही क्यों, तमाम देश भर में। ज्ञानेंद्र जी, यही बात हम जानना चाहते हैं कि ये जो स्थिति है, ये जो स्वरूप है, जो बदलता स्वरूप आप बता रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर, क्या ये केवल दिल्ली तक सीमित हैं, या इस तरह का प्रभाव हम बिहार में, यूपी में, बंगाल में भी देख पाएंगे, या वहां फिर से वही जो परंपरागत खांचा था वही फिर सामने दिखेगा, या उसमें कुछ बदलाव दिखेगा, या पूरी तरह दिल्ली में जो रिजल्ट आया उस तरह की कुछ बातें, नई बातें वहां देखने को मिलेंगी? ज्ञानेंद्र जी देखिए, दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव हुआ है जी, उसमें ये सारी चीजें दिखी हैं, ये एक नई आशा की किरणें जगा गई है। लेकिन मैं ये बिल्कुल पक्की रूप से कह सकता हूं कि ये फिनोमेना, ये जो सिस्टम उभर के आया, ये बिहार में, उत्तर प्रदेश में लागू होने वाला नहीं है जी। अभी जब 2 साल बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होंगे तो आपको सारे जाति समीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण, माफिया वाले लोगों का आगे आना, धन बल, बाहुबल सब कुछ दिखाई देगा, और बड़े बड़े दबंग नेता 50-50 लाख की गाड़ियों में सवार होके और मतदाता तक पहुंचेंगे और उससे पूछेंगे कि भैया वोट दोगे कि नहीं। दिल्ली वाला फिनोमेना उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं देखने वाला है। जो बातें कह रहे हैं जी, बिल्कुल लौटेंगे फिर आपके पास। प्रोफेसर के मिश्रा जो कह रहे हैं कि इसके पीछे भौतिकवाद एक कारण है और आधुनिक युग में तमाम लोग उस तरफ मुड़े हैं, और इस कारण से ऐसी स्थितियां अब दिखाई देने लगी हैं कि तमाम दल बात करते हैं सुविधाओं की या फिर लोगों की जरूरतों की। के मिश्रा, क्या आपको लगता है कि अगर भौतिकवाद ही कारण है तो वो भौतिकवाद यूपी, बिहार सभी जगहों पर उसी तरीके से लागू है, तो क्या बिहार और यूपी में वही स्थितियां जो दिल्ली में दिखी हैं, क्या वैसे ही दिखेंगी कि तमाम खांचों से दूर नजर आएंगे मतदाता, या फिर जो परंपरागत स्वरूप है वो मौजूद ही रहेगा? आपको क्या लगता है? देखिए अजीत जी, 2014 के अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करें तो आपको उसी समय संकेत लग गया कि उत्तर प्रदेश में कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, जिसके ऊपर धर्म का आरोप लगता रहा, जिसमें सांप्रदायिक होने का आरोप लगता रहा, उसको 73 सीटें मिल जाएंगी। ये असंभव सी जीत थी, एक इतिहास है। और अब दिल्ली के चुनाव का जो मैसेज अब उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में जाएगा, ये माना जा सकता है। ज्ञानंद जी कह रहे थे, उनकी बात में थोड़े से मैं सहमत हूं, थोड़ा सा असहमत हूं कि
हो सकता है कि 100% उसका असर ना पड़े, लेकिन असर तो पड़ेगा ही। आखिर में उत्तर प्रदेश के मतदाता भी दिल्ली में ही जाके बसते हैं, वहां का भी संबंध बिहार और उत्तर प्रदेश से दिल्ली के मतदाताओं का है। ये ऐसे अछूते कैसे रह सकते हैं दिल्ली के मतदाता उत्तर प्रदेश बिहार? बिल्कुल, दिल्ली में बाहर से आए हुए जो लोग हैं उनमें 60-70% लोग तो यूपी और बिहार के हैं, पश्चिमी यूपी के हैं और फिर बिहार के हैं। जी बिल्कुल, लेकिन उनकी जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। वहां वो अपने घर में सिमटे हुए हैं, यहां दिल्ली में है वो कुछ दूसरी स्थितियों के तहत कुछ दूसरे कारणों से हैं। इन सब का भी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ये बात तो तय है प्रोफेसर मिश्रा कि केवल भौतिकवाद ही नहीं, कुछ और भी चीजें इसमें ऐड हो गई हैं। जो एक डराकर वोट लेने की बात थी, जो एक अस्मिता पर सवाल उठता था लोगों के, उसके शोषण का, एक तरह से कहें कि राजनीतिक शोषण की जो स्थितियां थी वो अब नहीं चलने वाली हैं। आपको लगता है ये? अजीत जी, ज्ञानेंद्र जी। अजीत जी देखिए, अब ज्ञानेंद्र जी। अजीत, मैं एक बात ये बता दूं, जो प्रोफेसर मिश्रा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 73 सीटें कैसे मिल गई। मैं आपको एक बिल्कुल संक्षेप में बता दूं कि ये बात ध्यान में रखिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिला है, पश्चिम की सीटों में मिला है, जहां चुनाव के कुछ समय पहले मुजफ्फरनगर का एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था और पूरे के पूरे इलाके का धार्मिक ध्रुवीकरण एक तरह से हुआ था और हिंदू एकजुट हुआ था, जिसने बड़ा व्यापक समर्थन भाजपा को दिया था। भाजपा को 50% से ज्यादा वोट पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिले थे, जिसकी वजह से नतीजा ये हुआ। लेकिन ज्ञानेंद्र जी, अगर ध्रुवीकरण उस तरीके से हुआ होता तो समाजवादी पार्टी को भी कुछ सीटें उस तरीके से मिलती, लेकिन समाजवादी पार्टी को तो उस तरह से सीटें वहां बिल्कुल नहीं मिली। मतलब अगर जितनी भी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं बताता हूं मिली कैसे। देखिए, समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादातर मुसलमान वोट मिले, लेकिन पूरे मुसलमान वोट उनके साथ नहीं आए। बहुत सारे वोट बहुजन समाज पार्टी के पास चले गए, कुछ थोड़े से कांग्रेस के पास चले गए। और अगर आप देखें रोहिलखंड में, जहां 11 सीटें आती हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड रोहिलखंड है, वहां भी इसको समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। वो इसी धार्मिक ध्रुवीकरण का परिणाम था। तो ये भौतिकवाद और ये सब का असर अभी यूपी में नहीं हो रहा। ये कुछ और कारण हो सकते हैं इन सबके पीछे, ज्ञानेंद्र जी, कुछ और भी कारण इन सबके पीछे हो सकते हैं। जिस तरीके से हाल के दिनों में केवल एक दिल्ली ही नहीं, इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं उनमें यह देखने को मिला है कि मतदाता किसी एक पार्टी या फिर गठबंधन के पक्ष में पूरी तरह से खुल के नजर आता है। और स्पष्ट बहुमत की बातें जो आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से हालिया राजनीति में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, उनमें जनता एकमुश्त एक तरफ एक पक्ष में दिखती है। क्या इन सब के पीछे भी वही कारण नहीं है कि वो परफॉर्मेंस चाहती है, न कि अलग अलग वोट बैंक में बटा हुआ? ये भी एक कारण है जो बता रहा है कि अब अलग अलग खांचों में लोग बटे हुए नहीं हैं। देखिए अजीत जी, ऐसा है कि जो गठबंधन, जातिगत गठबंधन होते थे पिछले उत्तर प्रदेश और बिहार के संदर्भ में, देखिए कि आप अगर जैसे दलित वोट बैंक है तो उसके साथ ब्राह्मण वोट बैंक जोड़ दीजिए, मुस्लिम वोट बैंक जोड़ दीजिए, इससे सत्ता का स्वरूप बन जाता है। लेकिन अब ये गठबंधन का, कुछ जातिगत समूहों के गठबंधन का कोई अर्थ अब रहा नहीं। अब जनता विकास एक एजेंडे पर आया है। विकास का मतलब सिर्फ भौतिक विकास नहीं होता, विकास का मतलब उसके व्यक्ति के संपूर्ण सर्वांगीण विकास की बात की जाती है। अब जो राजनीतिक दल सर्वांगीण विकास बात करके उसको डिलीवर करेगा जनता के सामने, दिखाई पड़ना चाहिए। अब आदर्श के आधार पर या मुद्दों के आधार पर, गरीबी हटाओ का नारा या किसी और नारे के आधार पर जनता उसको सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए चूंकि आप पार्टी दिल्ली में नई पार्टी थे, उसने डिलीवर करके दिखाया, उसने अपने व्यक्तित्व को डिलीवरी के रूप में पंडित किया। तो जो नेतृत्व का स्वरूप पूरे देश में बन रहा है वो डिलीवरी वाला नेतृत्व है। अब नेतृत्व पाखंड में अगर जिएगा, यदि नेतृत्व अहंकार में जिएगा तो जनता उसे स्वीकार करने की स्थिति नहीं है। तो विकास और व्यक्तित्व दोनों का सम्मिलन मिलकर के राजनीति बन रहा है। और मैं मानता हूं ये साफ बात कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में आप देखिएगा, मैं एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, कि बहुत अधिक अदर, जैसे ज्ञानंद जी धार्मिक ध्रुवीकरण की बात हो सकता है, धार्मिक ध्रुवीकरण हो, लेकिन आगे आने वाले चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण की धार कम होगी, धार कम होगी। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि धार कम होगी। क्या इन सब के पीछे जो वजहें हैं उनमें और वजहों को गिनाना चाहे या उस तरफ ले जाना चाहे, ज्ञानेंद्र जी
क्या आपको लगता है कि जो वैचारिक प्रतिबद्धता थी दलों की वो टूटती जा रही है, स्वस्थ चरित्र जो था वो खत्म होता जा रहा है? अब पता नहीं चलता कि अब धीरे धीरे कांग्रेस और बीजेपी में बहुत ज्यादा अंतर रह गया हो, परिवारवाद या व्यक्तिवाद का जोर हर जगह चल रहा है। तो क्या ये सब भी वजह है कि जनता चाहती है कि चलो भाई सभी तो एक से दिख रहे हैं, तो जो परफॉर्म करे उसके तरफ मुड़े? देखिए अजीत, मेरी थ्योरी इसमें थोड़ी सी अलग है जी। इसलिए अलग है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ जी जी। तो 71 सीटें बीजेपी जीती, 2 उसके सहयोगी दल ने जीती जी। लेकिन इसके कुछ समय बाद जब उत्तर प्रदेश में 11 विधानसभाओं का उपचुनाव हुआ तो 8 में समाजवादी पार्टी जीत गई जी। तो आप ये देखिए यूनिफॉर्म पैटर्न आपको कहीं नजर नहीं आएगा। इसलिए नजर नहीं आएगा कि 2014 के चुनाव के समय धार्मिक ध्रुवीकरण की धार बहुत तेज थी जो धीरे धीरे कम होती चली गई। क्या ये धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावा भी कुछ और चीजें इसे परिभाषित कर सकती हैं? ये बात नजर आती है कि अगर आप ये बात देखेंगे ये बात जरूर है कि लोग परफॉर्मेंस चाहते हैं, ये बात जरूर है कि अब लोग चाहते हैं कि आप काम करके दिखाइए। देखिए 9 महीने में नरेंद्र मोदी का सारा मुलम्मा जितना था उतार दिया जनता ने। उन्होंने कहा आपने क्या परफॉर्मेंस किया? जब आपके अजीत शाह साहब ये कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जमा करने की बात एक राजनीतिक जुमला था, तो आपने जितने वादे किए कि सारे राजनीतिक जुमले थे, सारे पॉलिटिकल गिमिक थे। जनता ने ये कहा कि 9 महीने की आपकी परफॉर्मेंस 0 है, आपको 70 में से 3 नंबर दिए, तो आपको ये तो दिखाना ही पड़ेगा। आप अगर नहीं करेंगे, अब मान लीजिए इतना बड़ा बहुमत अरविंद केजरीवाल को मिला है, इतना बड़ा बहुमत जो किसी भी राजनीतिक पार्टी और दल के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकता है एक तरह से। अब इस बहुमत का डर उन्हें सताता रहेगा लगातार, ये परफॉर्मेंस का दबाव लेके ये बहुमत पड़ेगा। अब और कई परफॉर्मेंस तुरंत दिखाने पड़ेंगे अरविंद केजरीवाल को, ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने जो वादे किए वो वादे कैसे पूरे करेंगे, और थोड़े से वादे, हल्के वादे नहीं किए। करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट होने वाला है। जैसे एक मामला 400 वाट तक की उन्होंने कहा जो बिजली खर्च करेगा दिल्ली में उसको 50% सब्सिडी देंगे, मतलब 1600 करोड़। हमारा विषय है, इसमें अगर हम इस चीज को ऐड करें, ज्ञानेंद्र जी आप दोनों से हम जानना चाहेंगे, पहले आप ही बताएं ज्ञानेंद्र जी कि ये जो मुद्दा है इस पर कुछ लोग निगेटिव तरह से भी रिएक्ट करते हैं। उनका ये कहना है कि अभी भी देश में भेड़ चाल कायम है और त्वरित लाभ की बातों में जनता मासूम भरोसा कर लेती है। इस तरह के जो परिणाम है उसकी व्याख्या वो इस तरह भी करते हैं। आप दोनों कितने सहमत हैं? पहले ज्ञानेंद्र जी सहमत हैं या कहें कि इसका जवाब आप क्या देंगे? ज्ञानेंद्र जी। नहीं, देखिए ये मैं नहीं मानता हूं कि जनता इतनी मासूम है। जनता इतनी मासूम नहीं है, उसे समझ में सारा खेल समझ में अब आसानी से आने लगा है। क्योंकि दूरदर्शन, आप अजीत घर घर में ड्राइंग रूम में पहुंचे हुए हैं, आप सब कुछ बता रहे हैं जनता को, सब कुछ बता रहे हैं, असलियत दिखा रहे हैं। तो अब जनता इतनी ना तो अज्ञान है और ना ही उपेक्षित है, सब इश्यूज को समझती है वो। देखिए इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत 2014 में मिला, 9 महीने बाद दिल्ली में उसको 70 में से 3 सीटें मिलती हैं और उनके विरोधी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 54% वोट मिलता है, जो किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सपना हो सकता है। बिल्कुल। तो ये एकदम एक झटके में सारा उन्होंने देखा। और यही बताता है कि भारतीय मतदाता कितना जागरूक होता जा रहा है और उसकी जागरूकता का ही उसकी जागरूकता की ही ये अभिव्यक्ति है, ये परिचायक है इस बात का कि कितना ज्यादा जागरूक हो गया है भारतीय समाज में आज का मतदाता। प्रोफेसर के मिश्रा, आप भी इस पर ऐड करना चाहेंगे? आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो ये समझते हैं कि त्वरित लाभ के चलते लोग ऐसा करते हैं, इस तरह का झुकाव रखते हैं? उनको क्या जवाब देंगे? देखिए दोनों चीज है। त्वरित लाभ में जनता का झुकाव भी स्वाभाविक है, संवेदनशील है, उसको लगता है कि हमको मिल रहा है तो मिलना चाहिए। लेकिन आप ये ज्ञानंद जी ने सबसे बड़ी बात कही कि मासूम मतदाता नहीं है। मासूम मतदाता इसलिए नहीं है कि मतदाता को प्रशिक्षित होने के अनेक साधन आ गए। मीडिया है,
ट्विटर है, फेसबुक है, सोशल साइट्स है। अब हर मतदाता, अनपढ़ मतदाता भी फेसबुक चला रहा है, अधमन मतदाता भी ट्विटर पर है, अनपढ़ मतदाता भी मोबाइल का उपयोग कर रहा है, तो उसको मुद्दे, लेकिन वो तो दिखाई पड़ रहा है ना। जैसे एक छोटा सा जुमला आपको देना चाहते हैं कि इस बार चुनाव में यह जुमला चला कि नरेंद्र मोदी ने 15 लाख की कोट पहन ली, जिसपे सोने की जो सोने की नक्काशी, इसका भी असर हो गया। ये सही है कि गलत है, ये अलग बात है, लेकिन इसका असर हुआ, साफ हुआ। बाद में खंडन आया, जो भी खंडन आया, तो अब जनता छोटी छोटी बातों को फिर मेरा ये कहना है कि नेता के व्यक्तित्व को भी अपने व्यक्तित्व के आधार पर कार्यक्रम करना पड़ेगा, और वह व्यक्तित्व प्रभावकारी हो और परिणामदायक हो, दोनों स्थिति में। बिल्कुल। तो चलिए, आप दोनों इस बात पर सहमत हैं कि जनता जागरूक हो चुकी है और अब वो बदल रही है, और भारतीय राजनीति का जो परंपरागत स्वरूप था अलग अलग खांचों में बटा हुआ, वो खांचा टूट रहा है। आने वाले दिनों में हम कुछ और बेहतर रिजल्ट, कुछ और बेहतर परिणाम देख सकेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, ज्ञानेंद्र शर्मा और प्रोफेसर के मिश्रा। तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब पर लगाम चाहती है जनता, और साथ ही चाहती है पारदर्शिता और परफॉर्मेंस दिखाए वो भी दल, जो भी दल शासन में आता है वो परफॉर्म करके दिखाए जिन बातों का उसने वादा किया है। तो आज की जनता, आज का मतदाता इस तरीके से जागरूक हो रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव परिणामों में जरूर देखने को मिल सकता है। आज सियासत की बात सच्चाई के साथ में इतना ही।